हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर्स क्लासेस में स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आप इतना विश्वास जता रहे हैं कि इस चैनल पर और इसे आगे ले जाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखिए, मैं आपके लिए जितनी भी चीज़ें लेके आ रहा हूँ मैं वो सिर्फ आप ही के लिए लेके आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ कि वे चीज़ आप सभी में बांटे। अगर मैं आपको कोई क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आपके लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, अवश्य करें, क्योंकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि जो सही चीज़ होती है वो मिलनी ज़रूरी होती है। सही चीज़ अगर आप सभी को दोगे तो एक अच्छा माहौल बनेगा और एक अच्छा माहौल बनेगा, एक अच्छी स्टडी होगी और एक अच्छी स्टडी होगी तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलिए, हमने कल पढ़ा था उत्तर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के हम लास्ट स्टेज पर चल रहे थे और उसके अंदर पढ़ रहे थे हम विवाह 8 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। 4 प्रकार के विवाह मैं आपको बता चुका था जो वैलिड थे, जो मान्य थे। कहाँ पर? आपके उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के समाज में मान्य थे। कितने विवाह? 4 प्रकार के आपके विवाह उत्तर वैदिक काल में मान्य थे, समाज में वैलिड थे को 4 विवाह। लेकिन उसी प्रकार के 4 विवाह जो अनवैलिड थे, जो मान्य नहीं थे उत्तर वैदिक काल में, आज हम बात करने जा रहे हैं उन विवाहों की। चलिए बात करते हैं पहले विवाह की। देखिए, विवाह नंबर 5 नोट करते चलें सभी, क्योंकि जो विवाह मैं आपको बताने जा रहा हूं ये अति महत्वपूर्ण, अति इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक है आपके लिए पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन अगर आता है तो यहां से क्वेश्चन उठने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देखिए, गांधर्व विवाह। गांधर्व विवाह में क्या था? देखिए, जिस तरीके से आजकल क्या होता है, लव मैरिज। क्या होता है? लव मैरिज। अधिकांश बच्चे जानते हैं कि लव मैरिज क्या होता है और विश्वास जता रहे हैं आज के टाइम में किस पर? गंधर्व विवाह को, जो कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में और जो कहा जाता है लव मैरिज। आपके जो पीरियड चल रहा है, जो मॉडर्न पीरियड चल रहा है, इसमें कहा जाता है लव मैरिज। और अधिकांश बच्चे आजकल इसमें अपना विश्वास जता रहे हैं और ना जाने कितने लव मैरिज को अपना रहे हैं, लव मैरिज कर रहे हैं। लेकिन उन्हें जो उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, उसके लव मैरिज के बाद उन्हें भुगतान भुगतना पड़ता है और उनकी शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती। चलिए, वो तो अपने अपने कारण होते हैं कि किस वजह से चल पा रही है या किस वजह से नहीं चल पा रही। इस चीज़ पर हमारा ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मेन मोटिव है हमारा गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह होता था, गंधर्व विवाह आपके उत्तर वैदिक काल में होता था, जिसे लव मैरिज आज के टाइम से कहा जाता है। इस विवाह में, गंधर्व विवाह में वर व वधू दोनों की सहमति हुआ करती थी। वर व वधू, लड़के व लड़की की दोनों की सहमति हुआ करती थी और शादी कर ली जाती थी उन दोनों के द्वारा भागकर। कैसे? भागकर शादी कर ली जाती थी वर व वधू के द्वारा। उसे कहा जाता था गंधर्व विवाह। कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल के अंदर। और इस विवाह को अनवैलिड करार दिया गया सोसाइटी द्वारा, समाज द्वारा, उत्तर वैदिक काल के समय में। चलिए नोट कीजिए। चलिए, अब आ जाते हैं आपके नंबर 6 पर। नंबर 6 के विवाह पर आ जाते हैं और डिस्कशन करते हैं कि नंबर 6 जो विवाह था वो कौन सा विवाह था। देखिए, नंबर 6 आप भली भांति जानते हैं, असुर विवाह। नंबर 6 का विवाह देखिए, असुर विवाह कैसे, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जबरदस्ती। देखिए, इस विवाह में क्या हुआ करता था, वर की साइड से, लड़के की साइड से अपहरण कर लिया जाता था, जबरदस्ती कर ली जाती थी, अपहरण कर लिया जाता था और उस लड़की के साथ शादी कर ली जाती थी। चलिए इसे नोट कीजिए। देखिए, जबरदस्ती नहीं, आप इसे देखिए, जो आपका जबरदस्ती बताया मैंने और जो अपहरण बताया, ये आपका आएगा किसमें? ये आएगा आपके राक्षस विवाह में। राक्षस विवाह देखिए, असुर विवाह में क्या था? असुर विवाह में लड़की को खरीदा जाता था। क्या किया जाता था? लड़की को खरीदा जाता था, लड़की को दाम दिया जाता था उसके घर वाले को। सपोज करो कि एक बंदा है, एक लड़का है, एक वर है और आप इस समय कहाँ पर मौजूद है? उत्तर वैदिक काल के अंदर मौजूद हैं और आप
आप किसी लड़की से विवाह करने चाहते हैं, उससे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन वह आपसे तैयार नहीं है, उसके परिजन आपसे तैयार नहीं है, उसके परिजन कहते हैं कि हमें कुछ पैसा चाहिए, हमारी कुछ डिमांड है, सपोज करिए कि हमें 1 लाख रुपीस चाहिए, 1 लाख रुपीस चाहिए, तब हम अपनी लड़की की शादी आपके लड़के के साथ कर देंगे। क्या होता था उस समय पर, वह वर 1 लाख रुपए देता था, 1 लाख रुपए देता था लड़की के घर वालों को, और लड़की को खरीद लेता था लड़की वालों से। देखिए इस तरह की जो कुरीतियां होती थी ना वहाँ पर, वे आज भी चल रही है हमारे देश में। आज भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं, इस तरह की अनहोनी होती है कि किसी के भी द्वारा किसी लड़की को खरीद लिया जाता है, उस लड़की को खरीद लिया जाता है और उसे अपने साथ लेकर आते हैं और उससे इस तरीके से काम कराते हैं और उसे बेच देते हैं और किसी को बेच देते हैं। ये भी एक तरह का व्यापार चल रहा है कहाँ पर, आपके भारत में। और ये एक बहुत बड़ी क्रूरता है जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ये एक इतने स्टेज पर, इतनी बड़ी स्टेज पर पहुंच चुका है कि हर जगह इंसान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं कि उन्हें बेच दिया जाता है उनके घरकों के द्वारा। लेकिन उन्हें बेच किस लिए दिया जाता है, क्योंकि गरीबी का जो स्तर है वो इतना बढ़ चुका है हमारे यहाँ पर, गरीबी का स्तर बढ़ चुका है जनसंख्या की वजह से। जनसंख्या इतनी हो गई है, रिसोर्सेज घट गए हैं, हमारे संसाधन घट गए हैं, लेकिन हमारी डिमांड बढ़ गई है। संसाधन का घटना, डिमांड का बढ़ना हमारी बेरोजगारी को दर्शाता है, और हमारी बेरोजगारी के कारण ही इस तरह की क्रूतियां हमारे समाज में देखने को मिल रही हैं। चलिए, असुर विवाह में लड़की को खरीद लिया जाता था लड़कों के घर वालों से। चलिए अब बात करते हैं राक्षस विवाह की। राक्षस विवाह क्या था? राक्षस के नाम से ही आप इजीली जान सकते हैं कि राक्षस का मतलब अपहरण करना। राक्षस के द्वारा, राक्षस एक तरीके से बोलते नहीं कि आप अपने महाभारत में भी देखा होगा, अपने रामायण में भी देखा होगा कि राक्षस के द्वारा किसी का भी अपहरण कर लिया जाता था, उसे अपना भोजन बना लिया जाता था, उसे खा जाते थे, उसे बेच देते थे या उसे अपना भोजन बना लेते। इसी तरीके से एक राक्षस नाम का एक विवाह दर्शाया गया है आपके उत्तर वैदिक काल में। और इस राक्षस विवाह में जो वर होता था, जो लड़का होता था, वो जबरदस्ती अपहरण कर लिया करता था लड़की का और उसके साथ शादी कर लिया करता था। जबरदस्ती या अपहरण, चलिए अपहरण, ठीक है। ये विवाह जो मैं आपको करा रहा हूं ये अति महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सिर्फ आपको फोकस बना के रखना है सिर्फ वहां पर, अपने यहाँ पर बोर्ड पर। चलिए देखिए, आपके आखिरी विवाह पर आ जाते हैं, नंबर 8 विवाह पर आ जाते हैं, पिशाच विवाह से एक आप अंदाजा लगाएंगे, आप सोचेंगे, आपके दिमाग में एक चीज चल रही है, पिशाच, भूत पिशाच या भूत प्रेत की बात चल रही है, तांत्रिक की बात चल रही है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि आज के समय में किसी भी तांत्रिक के द्वारा किसी को भी भगा लिया जाता है, उससे गलत काम किए जाते हैं, उससे पैसा लूटा जाता है, और बाद में उसकी कंडीशन, उसकी स्थिति उस मनुष्य की इस तरीके से हो जाती है कि उसे आत्महत्या भी करनी पड़ जाती है, या उसका परिवार कंप्लीट पूर्ण तरीके से नष्ट हो जाता है। किसके चक्कर में आके? एक तांत्रिक के चक्कर में आके वो इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां बना देता है कि आप पर अपनी छवि इस प्रकार प्रदर्शित कर देता है कि आप उसमें ही रंग जाते हैं जैसा वह कहता है, और आप ऐसे ही कार्य करते हैं। देखिए, पिशाच विवाह में क्या हुआ करता था, लड़की को नशीली हालत में कर दिया जाता था, उसे किसी भी प्रकार का नशा करा दिया जाता था, उसे बेहोशी करा दिया जाता था, उसे किसी भी प्रकार की दवाइयाँ का सेवन करा दिया जाता था, जहर का सेवन करा दिया जाता था, जिससे उसे बेहोशी आ जाती थी, उसे मदहोशी आ जाती थी, और उसकी मानसिक दुर्बलता, जो कोई मानसिक से दुर्बलता होती थी, किसी लड़की को कोई मानसिक रूप से परेशान होती थी या कमजोर होती थी, उसके साथ जबरदस्ती विवाह कर लिया जाता था, उसे मदहोश कर उसे दुर्बल कर दिमाग से उसे दुर्बल कर उसे लड़की से उसे नशीली दवाइयां देकर उससे शादी कर ली जाती थी जबरदस्ती। इस तरह के विवाह को कहा गया है
पिशाच विवाह। देखिए पिशाच विवाह बहुत ही महत्वपूर्ण विवाह है। पिशाच विवाह आज के टाइम में इसका जो तरीका है वो बदल गया है। ये चीजें चल आज भी रही। जितने तरह के मैंने प्रकार के आपको 8 प्रकार के विवाह बताए हैं उत्तर वैदिक काल में, ये विवाह आज भी आपके चल रहे हैं समाज में, लेकिन उनका तरीका बदल गया है, उनके नाम बदल गए हैं। विवाह आज भी चल रहे हैं, हम उन चीजों को नहीं देखते। देखिए ब्रह्म विवाह मैंने आपको बताया कि घरकों के सहमति से, जाति धर्म उसमें सेम होता था, घरकों की शादी उसमें घरकों की राजी होती थी एक तरीके से कि घर वाले सहयोग करते थे और दोनों साइड से वर और वधू की साइड से एग्री होते थे। इस तरह के विवाह को आजकल कहते हैं अरेंज मैरिज। मैंने गंधर्व विवाह कहा, आज इस गंधर्व विवाह को ही कहते हैं, क्या कहते हैं आपके, लव मैरिज। इस तरह के विवाह आज भी चल रहे हैं, उस समय भी चलते थे, बस नाम चेंज हो गया है, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदली है। आज हम भी 3000 वर्ष पहली बातें सोच रहे हैं, 3000 वर्ष पहले ही कार्य कर रहे हैं। हमारे नाम पे मॉडर्न शब्द तो लग गया है, लेकिन उस मॉडर्न को हमने एक नए रूप में बदला नहीं है। कार्य हमारे पीछे के चल रहे हैं और दर्शाए जा रहे हैं मॉडर्न, लेकिन हम वास्तव में कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी नहीं है वास्तव में। हमारी मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है कि बस हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, आप सोच ही सकते हैं। चलिए देखिए आपकी सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते की बात करते हैं हम। देखिए सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है, सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते को लिया गया है आपके मुंड कोपनिषद। देखिए अगर किसी भी प्रकार की यहां पर अगर आपको राइटिंग या अगर कोई वर्ड इधर से उधर या कोई मात्रा हो जाती है तो कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैं आपका एग्जाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही मैं एग्जाम दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक मात्रा में अपने नंबर खो दूंगा या आप खो दोगे। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ और आप समझ जाते हैं। आपको मात्रा पे बिल्कुल कतई भी ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान दे रहे हैं तो मेरे बोलने पर ध्यान दे रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको इस चीज पर ध्यान देना है, ना कि अनावश्यक चीजों को आपको पकड़ना है और उन पर ध्यान देना है। क्योंकि अनावश्यक चीजों को वही पकड़ता है, अनावश्यक क्रिया को वही करता है, अनावश्यक चीजों को वही देखता है। जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, इधर उधर की बातों में लगता है, वो सोचता है कि मैं इससे बड़प्पन दिखा रहा हूँ, इन चीजों को मैं बता रहा हूँ, इन चीजों को कह रहा हूँ, मैं बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहा हूँ, मैं बीच में कुछ गलत चीजें पैदा कर रहा हूँ और बाधा बन रहा हूँ किसी भी प्रकार से। तो इस चीजों को आपको नहीं करना है, आपको फोकस अपनी पढ़ाई पर ही रखना है। ठीक है, देखिए मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जो मेहनत करते हैं अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं, आज नहीं कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज नहीं, देखिए एक बिल्कुल हिंदी में एक सुदेशी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो एक कहावत है, एक कहावत नहीं कुछ कह देते हैं कि देखिए जागू से लागू बुरा होता है। देखिए जागू से लागू बुरा होता है किस तरीके से, अगर कोई इंसान है वो जाग रहा है, वो वेट कर रहा है कि सपोज करिए कोई चोर है, वो चोर डेली आता है और एक इंसान है वो जाग रहा है कि आज मैं उसे पकड़ूंगा जरूर। लेकिन क्या होता है, जागू से लागू का बुरा होना मतलब है कि मैं तो जाग रहा हूँ, मैं डेली जाग रहा हूँ कि मुझे पता है वो चोर आएगा, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि मुझे नींद आ जाती है, लेकिन वह चोर डेली आता है, वो आना नहीं भूलता है और जैसे ही मेरी आंख लगती है वो अपना काम कर कर वो चोरी कर कर निकल जाता है। इसे कहते हैं जागू से लागू बुरा होता है। इसी तरीके से आपको लागू बनना है, आपको अपने मकसद पर, अपने एम पर, आपके फ्यूचर पर, अपने गोल पर अपना फोकस बनाना है, अपनी इच्छाओं पर अपना फोकस बनाना है और आपको सिर्फ अपने गोल की ओर अग्रसर रहना, अपने गोल की ओर निरंतर बढ़ना है, ना कि किसी भी स्टेप पर किसी भी गलत कारणों की वजह से या किसी भी मिस हैपनिंग या किसी अन्य इंसान या मनुष्य की वजह से अगर कोई आपको परेशान करता है, आपके फ्यूचर, आपकी विशेष को रोकने का प्रयास करता है, आपको रास्ता भटकाता है, आपको मिसगाइड करना है, तो आपको उसकी बात बिल्कुल कतई भी नहीं माननी है। सुननी है तो अपने दिल की सुननी है। अगर आपका दिल गलत कहता है तो आप गलत कीजिए, अगर आपका दिल सही कहता है तो आप सही कीजिए। ठीक है, तो आपको अपने आप की सुननी है, ना कि किसी और की सुननी है। चलिए अब हम बात करते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते को हमारे कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए नोट कीजिए।
चलिए आ जाइए, आज हमने खत्म कर दिया है आपका उत्तर वैदिक काल। जो भी चीज़ें वैसे या जो आवश्यक चीज़ें हैं वो आपकी बिल्कुल मैंने कंप्लीट करा दी हैं। चीज़ें बहुत होती है, अगर मैं चाहता तो आपके उत्तर वैदिक काल को 15 दिन तक खींच सकता था, लेकिन अनावश्यक चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, ना ही मैं आपको कराऊंगा। चीज़ें हमने आपको आवश्यक करानी है, चीज़ें वही करानी है जो आपके लिए रिलेटेड है। देखिए, संसार भरा पड़ा है किताबों से, संसार भरा पड़ा है किताबों से, इतनी तरीके की किताब है जीएस की, आप इतनी किताबें ले सकते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ के प्रकाशन आ रहे हैं, आप सभी चीज़ें ले सकते हैं अन्यथा। लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते। आप 100 किताब पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। देखो, उनके अंदर से कुछ कलेक्टिव डेटा होता है जो सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है हमारे एग्जाम, हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है, ना कि हमें पीएचडी करनी है। हमें पीएचडी नहीं करनी है हिस्ट्री में, हमें पीएचडी नहीं करनी है ज्योग्राफी में, हमें पीएचडी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं करनी है। हमें सिर्फ अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है और एक मेरिट बनानी है, ठीक है ना। हमें पीएचडी नहीं करनी है, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद फिर हमें काम करना है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का काम ये नहीं कहता कि आप जीएस में पीएचडी कर आए हैं, जीएस में आपको इतना ज्ञान है कि आप यहाँ पर आकर हमारे यहाँ पर बच्चों की क्लास लीजिए, आप जीएस के क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराइए हमारे अधिकारियों को। वहाँ सिर्फ काम देखा जाता है, आपकी फिजिकल एबिलिटी देखी जाती है, आपकी मेंटल एबिलिटी देखी जाती है। सिर्फ ये चीज़ें आपकी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए होती हैं। कुछ चीज़ें सिर्फ हमें अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि हमें इन सब्जेक्टों में पीएचडी करनी है, ठीक है। तो ध्यान लगा के पढ़िए और उन चीज़ों को ही ग्रहण कीजिए, उन चीज़ें जो आपके लिए आवश्यक है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मैंने आपको कहा था कि मैं कराऊंगा आपको महाजनपद, और महाजनपद 16 महाजनपद की बात चल रही थी। कितने जनपद? 16 महाजनपद। देखिए, अति महत्वपूर्ण आपके लिए 16 महाजनपद में चलाने जा रहा हूं, और यहां से क्वेश्चन उठकर आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। देखिए, समय क्या था? 600 BC। हमारा उत्तर वैदिक काल खत्म हो चुका था, और हमारे जो उदय था, हमारे छोटे छोटे जो एक तरीके से कबीले बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, एक तरीके से एक क्षेत्र था, वो बड़े पैमाने पर उठकर आ रहे थे। जो छोटे छोटे जनपद थे वे बड़े होते होते आ रहे थे, और उन्हें रूप अपना लिया उन्होंने महाजनपदों का। और पूरे देश, पूरे भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, और आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, चलिए देखिए 16 महाजनपदों का उदय आपका हो जाता है 600 BC के समय से। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म से, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो धर्म हैं आपके। जैन धर्म भी आपके दो भागों में बटा हुआ है, श्वेतांबर और दिगंबर, उसकी भी हम बात करेंगे। आपकी एक साइड था 600 BC के समय पर, जब हमारे 16 महाजनपदों का उदय हो रहा था, उस समय हमारे बौद्ध धर्म का भी उदय चल रहा था, हमारे जैन धर्म का भी उदय चल रहा था। और हमारे बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें पता चला है, अंगुत्तर निकाय से पता चला है कि 16 महाजनपदों का उदय हुआ था 600 BC के अंदर। और जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें पता चला है कि 16 महाजनपदों का उदय होता है 600 BC के अंदर। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है, ये दोनों आपके लिए क्वेश्चन है, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम ऑफ व्यू से आने के संभावनाएं ज्यादा हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, बौद्ध धर्म के किस निकाय से 16 महाजनपदों के उदय का हमें पता चलता है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों का उदय का पता चलता है। कब? 600 BC के समय में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैन धर्म के किस सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का पता चलता है? तो जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों का पता चलता है 600 BC के समय में। चलिए नोट कीजिए।
चलिए देखिए जो स्टेट छोटे छोटे हुआ करते थे, जो स्टेट बहुत छोटे हुआ करते थे, उन्हें कहा जाता था, देखिए जन या जन। देखिए जो स्टेट छोटे हुआ करते थे उन्हें जना कहा जाता था, जन कहा जाता था। छोटे स्टेट, देखिए जो थोड़े बड़े हो गए, थोड़े बड़े हो गए, थोड़े बड़े, उन्हें कहा जाने लगा जनपदा। क्या कहा जाने लगा? जनपदा। ठीक है, जनपद। चलिए देखिए जो बड़े हो गए, जो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े विशालकाय, उन्हें कहा जाना पड़ा महाजनपद। देखिए महाजनपद की उत्पत्ति जो होती है, जो उसका एक सही पैटर्न है, जो उसका एक सही रेशियो है, वो आता है। देखिए जो छोटे जन थे, जो छोटे स्टेट थे, उन्हें कहा जाने लगा जन। जो उससे बड़े हुए उन्हें कहा जाने लगा जनपद, और जो सबसे बड़े हुए उन्हें कहा जाने लगा महाजनपद। देखिए मैं एक बिल्कुल बेसिक और आपको एक शुद्ध देसी तरीके से आपको एक एग्जांपल पेश करने जा रहा हूं आपके सामने। देखिए जिस तरीके से हमारे यहाँ पर जिले होते हैं, हमारे यहाँ पर कस्बे होते हैं। सपोज करिए हमारे यहाँ पे एक नगर पालिका है, हमारे यहाँ पर एक नगर पालिका है जहाँ पर बनता है आपका चेयरमैन। चेयरमैन बनता है, हमारे यहाँ पे नगर पालिका होती है, उसे कस्बा भी कहते हैं। उसके बाद उसमें एक तहसील भी होती है। उस तहसील होने के कारण, नगर पालिका होने के कारण नगर पालिका क्षेत्र होने के कारण, उसके बाद उसे सपोज कर लीजिए वह है हमारा जन। उससे ऊपर उठकर चलते हैं तो हमारा आ जाता है जनपद। जिला आ जाता है जिसके अंदर कोर्ट होती है, जिसके अंदर एक जेल होती है, जिसके अंदर आपके पुलिस विभाग या अन्य विभागों के यहाँ पर हेड ऑफिस होते हैं। तो वो उसकी पॉपुलेशन के कारण, उसकी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वहाँ पर उसे बोल दिया जाता है जिला। देखिए उसे हम उस टाइम के पीरियड से कन्वर्ट करेंगे जनपद। जनपद बोला जाता है हमारे जिले को या नहीं बोला जाता? जनपद बोला जाता है हमारे जिले को। देखिए ये वही जनपद है जो आज के समय का हमारा जिला है, ये उस समय का जनपद है। जो हमारे आज के समय का कस्बा है, नगर पालिका है, वो उस समय का जन है। और जो आज हमारे समय का स्टेट है, जो स्टेट है वो उस समय का क्या है? महाजनपद। जिस तरीके से हमारे यहाँ पर आज स्टेट है, उस तरीके से पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए 16 महाजनपदों में से आपके 15 जो महाजनपद थे, 15 महाजनपद वो कहां पर थे? क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, उठ के आएगा यहां से क्वेश्चन। वो थे आपके नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया, दक्षिण भारत। ठीक है, चलिए आपके जो एक महाजनपद था वो था आपके साउथ इंडिया में। कहां पर था? साउथ इंडिया। देखिए जो आपके 15 महाजनपद थे वे थे आपके नॉर्थ इंडिया में। आपके नॉर्थ इंडिया में 15 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। लेकिन हमारा जो एक महाजनपद था वह था साउथ इंडिया में, आपके दक्षिण भारत में। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और ये देखिए जो क्वेश्चन उठ के आएगा ना महाजनपदों से, वो साउथ इंडिया से हमेशा उठ के आता है, वो साउथ इंडिया से हमेशा उठ कर आता है। कारण 15 महाजनपद आपके नॉर्थ इंडिया से हो जाते हैं, लेकिन एक जनपद आपका साउथ इंडिया से होता है। और उस एक होने के कारण, उसकी स्पेशलाइज होने के कारण, एक होने के कारण, उसके स्पेशलाइज होने के कारण, उसके यूनिक होने के कारण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह जनपद कौन सा है जो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, उस जनपद का नाम बताइए। चलिए इस चीज को नोट कीजिए और उस महाजनपद का भी ही नाम बताएंगे हम आपको। चलिए अब हम बात कर लेते हैं महाजनपदों की। कितने महाजनपद थे? 16। चलिए अब हम बात करते हैं महाजनपदों की। देखिए एक साइड लिख लेते हैं हम महाजनपद, एक साइड लिख लेते हैं आप उनकी कैपिटल, उनकी राजधानी। चलिए
चलिए पहला ले लेते हैं हम अंग, अंग। सेकंड ले लेते हैं मगध। चलिए थर्ड ले लेते हैं हम वज्जी। फोर्थ ले लेते हैं हम मल्ला। चलिए ये फोर्थ आपको शायद नहीं दिख पा रहा हो नीचे से, मैंने अभी देखा कि आपको शायद फोर्थ नहीं दिख पा रहा। देखिए देखिए आपके 16 महाजनपदों से मैंने 3 महाजनपद आपको ये बोर्ड पर लिखवा दिए। देखिए सबसे पहला जनपद अंग। अंग एक महाजनपद था और उसकी कैपिटल क्या थी? चंपा। चीजें मैं आपको एक एक चीजें डिटेल में बताऊंगा। यहां मैं आपको महाजनपद लिखा रहा हूं, उनकी कैपिटल लिखा रहा हूं, क्योंकि आप महाजनपद पढ़ लेंगे, आप उनकी कैपिटल पढ़ लेंगे, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और फिर मैं पर्टिकुलर मगध कराऊंगा, आपकी चंपा मगध कराऊंगा, आपकी वज्जी कराऊंगा, अंग कराऊंगा। जो भी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं मैं वो आपके लिए सब चीज कराऊंगा। लेकिन आपको प्रथम प्राइमरी स्टेज पर जो फोकस रखना है वो रखना है यहाँ पर कि वो महाजनपद कौन से थे। हमें उन महाजनपदों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यह महाजनपद सपोज करिए मगध एक महाजनपद है और क्वेश्चन पूछकर आता है, क्वेश्चन उठ जाता है कि जो महाजनपद था मगध वह आज किस स्टेट से ताल्लुक रखता है, किस राज्य से ताल्लुक रखता है। मगध की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी, वो क्या थी? गिरिब्रज या राजगीर। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। वज्जी की राजधानी क्या थी? लिच्छवी। क्वेश्चन आते हैं यहां से उठकर। चलिए नोट कीजिए। देखिए जो आपका वज्जी था यह था गणतंत्र रिपब्लिक। लेकिन आपके वज्जी और मल आपके जो 2 स्टेट थे, 2 महाजनपद थे, वे थे आपके क्या? गणतंत्र रिपब्लिक। लेकिन आपके बचे हुए 16 जो महाजनपद थे वे थे स्वतंत्र, वे थे डेमोक्रेटिक, वे डेमोक्रेसी थे, उन्हें आजादी थी, वे किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकते थे, उनका अधिकार था। लेकिन जो आपके वज्जी व मल थे वे गणतंत्र रिपब्लिक थे, और इनमें सिर्फ 2 ही वज्जी व मल को गणतंत्र रिपब्लिक बना गए हैं, और ये यूनिक भी हो गए हैं। देखिए क्वेश्चन अगर उठकर आता है तो क्वेश्चन आएगा कि किसी 2 महाजनपदों के नाम बताइए जो महाजनपद आपके गणतंत्र रिपब्लिक थे। तो वो थे आपके क्या? वज्जी और आपके मल। चलिए नोट कीजिए। चलिए मल पर आ जाते हैं। मल राजधानी कुशीनगर व पावापुरी। चलिए नोट कीजिए। देखिए जो आपका मल था, जो चौथे नंबर का महाजनपद था, जिसकी राजधानी क्या थी? कुशीनगर और पावापुरी। उसकी 2 राजधानी थी, क्या थी? कुशीनगर और पावापुरी। और इस दोनों राजधानियों को महत्वपूर्ण हो जाती हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, किनके कारण? महात्मा बुद्ध जी के कारण और आपके महावीर स्वामी जी के कारण। देखिए किस तरीके से कुशीनगर में जो आपकी मल की राजधानी थी कुशीनगर, महात्मा बुद्ध जी थे, उनकी मृत्यु कहां पर होती है? उनकी मृत्यु होती है आपकी
कुशीनगर में क्वेश्चन आता है यहाँ से। चलिए, आपके महावीर स्वामी जी थे, उनकी मृत्यु कहाँ पे होती है? पावापुरी में। महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, लिखवा लीजिए, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। वैसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट था राजधानी के बेसिस पर, मल की राजधानी कुशीनगर पावापुरी, क्योंकि दो राजधानी है, एक है कुशीनगर, एक है पावापुरी। ये और भी इंपोर्टेंट हो जाती है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ताल्लुकात रखते थे आपके बौद्ध संगीति से, बौद्ध धर्म से, और महावीर स्वामी जी जो 24वें नंबर के आपके तीर्थंकर थे, कहाँ के? जैन धर्म के, और वे और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके पावापुरी से, क्योंकि उनकी मृत्यु, उनका शरीर जो त्याग देता है, वे अपने शरीर को त्याग देते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर होती है? पावापुरी में होती है। और आपके महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। चलिए नोट कीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ, काशी, वत्स। काशी की राजधानी थी आपकी वाराणसी, और वत्स की थी आपकी इलाहाबाद, जिसे आज नाम बदल कर दिया गया है क्या? प्रयागराज। प्रयागराज। देखिए, आपके 5वें नंबर महाजनपद। काशी की राजधानी क्या थी? काशी की कैपिटल क्या थी? वाराणसी। और वाराणसी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। और उत्तर प्रदेश, वाराणसी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी। देखिए क्वेश्चन उठकर आ जाता है, मेरे दिमाग में एकदम आ गया, यूपी की सांस्कृतिक राजधानी, सांस्कृतिक कैपिटल क्या है? आपकी वाराणसी है। देखिए, आपकी जो यूपी की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, लेकिन यूपी की जो सांस्कृतिक राजधानी है वो वाराणसी है। क्या है? वाराणसी। चलिए, और ये वाराणसी उत्तर प्रदेश की नहीं, ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी है। क्या? वाराणसी सांस्कृतिक राजधानी। और हाँ, जो चावल उद्योग होता है, उसकी भी बहुत बड़ी यहाँ पर एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है। कहाँ पर? वाराणसी में। ये चीज़ें मैं आपकी बेसिक बिल्कुल ऐसी करा दूंगा। आपकी जब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे हम, जब पर्टिकुलर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, इन चीज़ों को भी मैं आपकी वहाँ पे कराता रहूँगा। ये तो मुझे याद आया थोड़ा सा कि वह जो सांस्कृतिक राजधानी है वो क्या है? वाराणसी। अब बात करते हैं वत्स की। वत्स की राजधानी थी इलाहाबाद, जिसे नाम बदल कर रख दिया गया है क्या? प्रयागराज। इलाहाबाद से आप देख सकते हैं कि हाई कोर्ट, यूपी का हाई कोर्ट कहां पर है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में यूपी की हाई कोर्ट बेंच है। क्वेश्चन इतने बनते हैं आपके यूपी से। आपका यूपी इतना बड़ा है, आपका यूपी राज्य इतना बड़ा है, हम यूपी से बिलोंग करते हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा यूपी लेकर जाता है, और हम यूपी से बिलोंग करते हैं तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में डीपली पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वत्स हमारा कहाँ से रखता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पर है? यूपी में। काशी कहाँ से ताल्लुक रखता है? वाराणसी से। और वाराणसी कहाँ पर है? आपकी यूपी में। बहुत चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली हैं कि हम बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल इजी वे में लेकर चलेंगे। देखिए, आपके मैंने 6 राजधानी और मैंने महाजनपदों के नाम लिखवा दिए हैं। आपको बची हुई 10 मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। फिर मैं उनकी चीज़ें पढ़ाऊंगा कि कौन कौन सी किस लिए महत्वपूर्ण थे महाजनपद, किस किस में क्या क्या कार्य हुआ, कौन कौन से वहाँ पर राजा उठकर आए, किस किस के नेतृत्व में वह महाजनपद बने, और उसके साथ साथ बौद्ध धर्म की उत्पत्ति होती है, जैन धर्म की उत्पत्ति होती है। हम इन्हें भी आकर लेकर बढ़ेंगे और बढ़ जाएंगे हम अपने महत्वपूर्ण पार्ट पर। फिर आ जाएंगे हम आपके चंद्रगुप्त मौर्य पर, हम आ जाएंगे बिंदुसार पर, हम आ जाएंगे धनानंद पर। हम इस तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर कर लेंगे और चलते चलते हम अपनी हिस्ट्री को भी फिनिश कर लेंगे बहुत ही कम समय में और एक अच्छे वे में। चलिए, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर, आप बिल्कुल रेगुलर वे में पढ़ते रहें। आप रेगुलर वे में, मेरे जो थोड़ा है आवाज़ आज कम आ रही है क्योंकि मैं जो दिन में भी मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, मेरी 2 से 3 घंटे जो क्लास चल रही है ऑफलाइन, उसमें मेरी एनर्जी इतनी लॉस हो जाती है कि अब
मेरी थोड़ा आवाज़ में फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए क्लास फिर भी लेकर आ रहा हूँ। मैं मेहनत बिल्कुल कर रहा हूँ, मैं 100% अपनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपका भी फ़र्ज़ बनता है, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरी मेहनत को बेकार वेस्ट ना जाने पाए और उसे अच्छे से पढ़ें, समझें और उन चीज़ों को और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करते रहें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है फ्यूचर क्लासेस। आप इस परिवार के सदस्य हैं, आप अपने परिवार के सदस्य हैं। अगर आप अपने परिवार में रहते हैं, आप किसी भी परिवार के सदस्य हैं, तो आप चाहोगे कि हमारा परिवार उन्नति करे, आगे बढ़े और विश्व में और अपने देश में नाम रोशन करे, क्योंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति नहीं, हम शिक्षा के क्षेत्र में विस्फोट करने जा रहे हैं। चलिए, आज के लिए इतने ही काफ़ी। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में।